जय हिंद दोस्तों, ब्रेन बिट यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब गोरख बेंच में लगातार चल रही क्लास में अपना जो टॉपिक भारत का भौतिक प्रदेश रहा था, उस भौतिक प्रदेशों की 3 क्लासों में हमने पढ़ा कि भौतिक प्रदेश जो भारत के 6 भागों में विभाजित है, इन 6 भागों का जो पहला भाग था उसे उत्तर का हिमालय पर्वतमाला कहा गया, जबकि जो द्वितीय भाग था उसे मध्य का विशाल मैदान का नाम दिया गया। अब आगे की बात करें स्टूडेंट्स, तो अपना भारत का जो तीसरा भौतिक प्रदेश है, वो तीसरा भौतिक प्रदेश रहने वाला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अर्थात जो भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश है, उस भौतिक प्रदेश को हमने नाम दिया था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अर्थात आज जो बात करेंगे उसको दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के आधार पर करेंगे। अर्थात दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश है। अगर सबसे पहली बात करें तो यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। अर्थात हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश था वो मध्य का विशाल मैदान था। लेकिन आज बात करें भौतिक प्रदेश की, तो जो भौतिक प्रदेशों को हमने 6 भागों में विभाजित किया है, उन 6 भागों के अंदर जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, जिसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, जबकि 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरा जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश था वो मध्य का विशाल मैदान था। देखो स्टूडेंट्स, जो दक्षिण का साथ में प्रायद्वीपीय शब्द लगा हुआ है वो इसीलिए लगा हुआ है कि जो ये भौतिक प्रदेश रहने वाला है यह भारत की दक्षिणी दिशा में स्थित है, और दक्षिणी दिशा में होने के कारण इसे हम दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग बोला। सबसे पहली जरूरत तो स्टूडेंट्स ये है कि हमने सबसे पहला जो भाग पढ़ा था वो पढ़ा था हिमालय पर्वतमाला। अगर बात करें कि पर्वतमाला किस डिजाइन की होती है, किस आकृति की होती है, तो पर्वतमाला वह क्षेत्र या फिर वह पहाड़ी क्षेत्र जिसकी ऊपरी सीमा आपस में मिलती हो, उस डिजाइन के आकार के पहाड़ी क्षेत्र को हम पर्वत बोलते हैं। जबकि अगर पठार की बात करें तो ऐसा कोई पठारी क्षेत्र जो वर्गाकार का हो, वर्गाकार का अर्थ जिसकी चारों भुजाएं समान हो, उस पठारी क्षेत्र को या इस पर्वतीय क्षेत्र को पठार के नाम से जानते हैं। तो एक तो ये सस्पेंस दूर करना है कि पर्वतीय क्षेत्र ऊपर में जाके आपस में मिलते हैं, जबकि पठारी क्षेत्र जो होता है किसी पहाड़ी इलाके का वो क्षेत्र जो वर्गाकार हो, जिसकी आकृति वर्ग के समान हो, उस क्षेत्र को हम पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिण दिशा में, भारत की दक्षिणी दिशा में होने के कारण हमने इस भौतिक प्रदेश को दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार नाम दिया। अगर पठार और पर्वत की बात करें तो पठार और जो पर्वत है उसमें पर्वत वो क्षेत्र कहलाएंगे जो ऊपर जाके आपस में मिलते हो, और वर्गाकार आकृति में बनी जो पहाड़ियां होती है, जो पठारी क्षेत्र होते हैं, उस पठारी क्षेत्र को हम पठार के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करें कि भारत के दक्षिणी भाग में हम कौन सा क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, तो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, अर्थात जो अपने भारत के अंदर दक्षिणी हिस्सा है, उस दक्षिणी हिस्से के अंदर जितने भी पठारी, हमने ऊपर का इलाका पढ़ा जिसको हमने हिमालय पर्वतमाला नाम दिया। हमने कल की क्लास में पढ़ा कि मध्य में स्थित विशाल मैदान, अर्थात भारत के मध्य में विशाल मैदान है। अब आज यहां से लेकर जो यहां तक का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हमने दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार नाम दिया। अब दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत बोले तो शुरुआत इस क्षेत्र से होती है, अर्थात यहां एक पठारी क्षेत्र पड़ता है और इसी पठारी क्षेत्र के साथ हम शुरुआत करते हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की, और इस पठारी क्षेत्र का नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। तो बच्चों ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन ये आ जाए कि बताओ ऐसा भारत का या फिर भारत का जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, उस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत कहां से मानी गई है, तो इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की जो शुरुआत मानी गई है वो विंध्याचल पर्वतमाला से मानी गई है। इस विंध्याचल पर्वतमाला की बात करें तो इसका विस्तार जो रहने वाला है
उसमें नंबर 1 स्टेट गुजरात स्टेट में विस्तृत है, मध्य प्रदेश के अंदर विस्तृत है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी फैला हुआ भाग है, उसके बाद झारखंड के अंदर भी फैला हुआ भाग है और बिहार स्टेट के अंदर भी है। अर्थात जो विंध्याचल पर्वतमाला है, जहां से दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत होती है, यह दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भारत के कुछ राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का नाम आता है। अगर बात करें कि इस विंध्याचल पर्वतमाला से और कौन से मोस्टली क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो बच्चों यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बढ़ता है। अगर पूछा जाए भारत को समान दो भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला बताओ, तो समान 2 भागों में विभाजित करने वाली जो पर्वतमाला है वो विंध्याचल पर्वतमाला है। अर्थात इतना ही तो भारत का हिस्सा उत्तरी दिशा में स्थित है और इतना ही हिस्सा भारत की दक्षिणी दिशा में, यानी भारत के मध्य में स्थित होने के कारण, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के मध्य में स्थित पर्वतमाला बताओ, तो भारत के मध्य में स्थित जो पर्वतमाला है उसी पर्वतमाला को विंध्याचल पर्वतमाला कहा जाता है, जो भारत के कुछ राज्यों में फैली हुई है और इसी से शुरुआत मानी गई है अपने दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की। तो यहां से जो कंसेप्ट रहने वाला है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना है बच्चों। और इस विंध्याचल पर्वतमाला के बाद कुछ पहाड़ियां शुरू होती हैं, इन पहाड़ियों से रिलेटेड भी कंसेप्ट ध्यान रखना है। जो विंध्याचल पर्वतमाला के बाद में जो पहाड़ी स्थित है, इस नंबर 2 पहाड़ी को अमरकंटक की पहाड़ी कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए विंध्याचल पर्वतमाला के बाद आने वाली दक्षिणी दिशा में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं, तो इस पहाड़ी को अमरकंटक की पहाड़ी कहा जाता है, जो भारत के मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के अंदर है। अब मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहां बाघों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए एमपी जो है भारत का, मध्य प्रदेश जो राज्य है, ये राज्य भारत का टाइगर स्टेट कहलाता है। और इसी अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें नंबर 1 तो नर्मदा नदी का नाम आता है और दूसरी सोन नदी का नाम आता है। तो अगर पूछा जाए कि नर्मदा नदी व सोन नदी का उद्गम स्थान बताओ कौन सा माना गया है, तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी मानी गई है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। उसके बाद कंसेप्ट रहा कि जो अमरकंटक की पहाड़ी है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इस अमरकंटक की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बच्चों ध्यान रखना है, इस अमरकंटक की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी को धूपगढ़ी के नाम से जानते हैं। और ये धूपगढ़ी जो चोटी है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, यहां से बार बार प्रश्न बनते हैं जहां ज्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन के। मैं हर बार बोलता हूं कि ये बच्चे ये जो कंसेप्ट है ये हाईलाइट करो, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, नामचा बरुआ हुई, महेंद्रगिरी हुई, ये तो कंसेप्ट बार बार बढ़ते हैं। अर्थात भारत के राज्यों में स्थित फैली हुई या भारत के राज्यों में स्थित प्रमुख चोटियां और जो पहाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हाईलाइटेड करके चलने। अगर पूछ ले कि अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी बताओ तो हम बोलेंगे धूपगढ़ी। अगर पूछ ले धूपगढ़ी चोटी कहां स्थित है तो हम बोलेंगे मध्य प्रदेश में। और अगर पूछ लिया जाए कि धूपगढ़ी जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है तो ध्यान रखना है 1365 मीटर। यहां से रिलेटेड बार बार कंसेप्ट बनते हैं कि बताओ धूपगढ़ी की हाइट कितनी है, धूपगढ़ी को किस नाम से जानते हैं, या मध्य प्रदेश में स्थित धूपगढ़ी जो चोटी है वो कितनी ऊंची है। तो कंसेप्ट दोनों ही ध्यान रखने हैं, क्योंकि एक एग्जाम के अंदर 1365 को आंसर माना गया जिसमें 1352 ऑप्शन नहीं था। तो 1352 या 1365 जो मीटर हाइट है वो अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी की हाइट है। उसके बाद बात करें तो एक पर्वत और स्थित है जिस पर्वत को सतपुड़ा पर्वत कहा जाता है। तो बच्चों इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में तीसरी जो पर्वतमाला आती है उस पर्वतमाला का नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। यानी हमने दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत विंध्याचल पर्वतमाला से की, जो भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में फैली हुई है। उसके बाद हमने एक पहाड़ी पढ़ी जिसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी, और उसके बाद में तीसरी जो पर्वतमाला आती है उस पर्वतमाला का नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। ये भी भारत के ज्यादातर भाग मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई है, अर्थात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग है। अगर सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो इस सतपुड़ा पर्वतमाला को बलोक पर्वतमाला की श्रेणी में शामिल किया जाता है। देखो एक शब्द आता है बलोक पर्वतमाला,
यानी ऐसा कौन सा पर्वत है जो भारत का ब्लॉक पर्वतमाला का उदाहरण है, या ब्लॉक पर्वतमाला श्रेणी में शामिल कौन सी पर्वतमाला है? तो बच्चों सतपुड़ा पर्वत जो है वो ब्लॉक पर्वतमाला श्रेणी में शामिल है। अब मतलब समझे कि ब्लॉक पर्वतमाला का अर्थ क्या होता है। ब्लॉक पर्वतमाला का जो अर्थ होता है वो ऐसा होता है कि ऐसी पर्वतमाला जिसके दोनों ओर, ऐसी पर्वतमाला जिसके दोनों ओर पहाड़ियां हो, दोनों ओर पर्वत श्रेणी स्थित हो या पर्वत श्रेणी से घिरी हुई हो, तथा जो मध्य में स्थित पर्वत है, दोनों ओर पर्वत श्रेणी हो तथा उन दोनों से, यानी जो दोनों साइड से पर्वत श्रेणी है, उन दोनों से कोई नदी का उद्गम होता हो, कोई नदी का उद्गम होता हो, तो मध्य में स्थित पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वतमाला का उदाहरण मानी जाती है। इसीलिए हमने जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला को ब्लॉक पर्वतमाला का नाम दिया, क्योंकि इसके उत्तर में भी एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। इसी अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और इसके दक्षिणी में भी एक पहाड़ी पड़ती है जिस पहाड़ी का नाम है बैतुल की पहाड़ी। यानी अमरकंटक की पहाड़ी के दक्षिण में एक पहाड़ी स्थित है जिस पहाड़ी को बैतुल की पहाड़ी का नाम दिया गया, और यह बैतुल की पहाड़ी भी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इस पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है ताप्ती नदी, और इसीलिए ताप्ती नदी का उद्गम होने के कारण सतपुड़ा पर्वत के ऊपर भी एक पहाड़ी स्थित है अमरकंटक की, और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में भी स्थित एक पहाड़ी है, और दोनों पहाड़ियों से नदियों का उद्गम होता है। इसीलिए मध्य में स्थित जो पहाड़ी है, जो सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी है, इस पहाड़ी को ब्लॉक पर्वतमाला का उदाहरण माना गया। तो कंसेप्ट ये बार बार पूछा जाता है कि बताओ ब्लॉक पर्वतमाला का उदाहरण कौन सी पहाड़ी है? तो ब्लॉक पर्वतमाला का जो उदाहरण है वो सतपुड़ा की पहाड़ी है। उसके बाद अगली जो पठारी क्षेत्र पड़ता है उस पठार को बोलते हैं मेघालय का पठार। तो नेक्स्ट जो अपना पठारी हिस्सा रहने वाला है उस पठारी हिस्से का नाम है मेघालय का पठार। इससे भी रिलेटेड बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर तो देखो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के किस भौतिक प्रदेश में मेघालय का पठार स्थित है, या फिर मेघालय का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है, या फिर मेघालय के पठार की प्रमुख पहाड़ियों के नाम बताओ। तो यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए मेघालय का पठार किस राज्य में स्थित है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है मेघालय का पठार तो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। अगर प्रमुख चोटियों की बात करें कि इस पठारी इलाके में जो मेन चोटी है, प्रमुख जो चोटी है वो कौन सी चोटी है, तो बच्चों ध्यान रखना है, एक तो गारो नाम से चोटी पड़ती है इस पठार में, एक खासी नाम से चोटी पड़ती है इस पठार में, और एक जयंतिया नाम से पठारी भाग स्थित है। यानी प्रमुख जो चोटियों में रहने वाली है उनमें गारो 1 नंबर, 2 नंबर खासी है, नंबर 3 की बात करें तो जयंतिया पहाड़ी है। ये तीनों चोटियां मेघालय के पठार में स्थित भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। स्टेट पूछे तो भी कौन सा स्टेट है, मेघालय राज्य में स्थित है। यहां से हमने एक पीछे कंसेप्ट किया था, सभी बच्चों को याद है कि तीनों चोटियों में से जो मेघालय के पठार की दूसरी चोटी है जिसे हम खासी के नाम से जानते हैं, इस खासी चोटी पर भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जिस स्थान को मासिन राम के नाम से जाना जाता है, जो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, ये मासिन राम शहर इसी मेघालय के पठार की खासी पहाड़ी पर स्थित एक शहर है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासिन राम शहर भारत के किस राज्य में या फिर किस पहाड़ी पर स्थित एक शहर है, तो ध्यान रखना है मेघालय के पठार की जो खासी पहाड़ी है। अगर पूछा जाए कि मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, अर्थात जैसे हमने पढ़ी धूपगढ़ी जो है, धूपगढ़ी अगर बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी थी, वैसे अगर पूछा जाए कि मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जाना जाता है, तो मेघालय के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे नोकरेक के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नोकरेक पहाड़ी कहां स्थित है।
मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी बताओ कौन सी है, या फिर मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक की ऊंचाई कितना मीटर है। तो ध्यान रखना है बच्चों, इस नोकरेक की जो हाइट रहने वाली है वो है 1412 मीटर। इन हाइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछे जाते हैं कि भाई अन्ना मुंडी की ऊंचाई बताओ, माउंट एवरेस्ट की हाइट बताओ, नामचा बरुआ की हाइट बताओ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, या फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ। इन चोटियों की हाइट कितनी है, कई बार यहां से रिलेटेड कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, जो नोकरेक पहाड़ी है वो मेघालय के पठार में स्थित एक पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उस चोटी को नोकरेक के नाम से जानते हैं। और जो नोकरेक है उस नोकरेक की हाइट की बात करें तो इस नोकरेक की हाइट 1412 मीटर है। अब नोकरेक के बाद में जितना भी कंसेप्ट पूछा जाता है वो अगला पहाड़ी का जो इलाका है उस इलाके को बोलते हैं दक्कन का पठार। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का, उसका नाम है दक्कन का पठार। अर्थात जो हमने 5 तक कंसेप्ट किया मेघालय का पठार, उसके बाद अपना जो छठा हिस्सा है इस भाग को बोलते हैं दक्कन का पठार। ऊर्जा के साथ तैयारी करो। ऊर्जा के साथ का मतलब क्या है, हमने अभी दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से बनाया, और बच्चों मैं आपको बता देता हूं इस दीपावली के त्योहार को ऊर्जा का त्योहार, एनर्जी का फेस्टिवल माना जाता है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है कि इस दीपावली के त्योहार को एनर्जी या ऊर्जा का त्योहार क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जिसकी वजह से हम दीपावली के त्योहार को उत्साह, ऊर्जा और एनर्जी का त्योहार मानते हैं। क्योंकि भगवान राम ने जैसे ही सिंहासन धारण किया, रामराज की शुरुआत हुई, तो रामराज की शुरुआत के बाद भगवान राम ने सोचा कि इस रामराज से अपने जितने भी शासन क्षेत्र है, जहां तक अपना शासन है वहां तक सभी प्राणी खुश तो है क्या। इसीलिए भगवान राम ने अपने सैनिक सुमंत को दरबार में बुलाया और सुमंत से कहा गया कि इस रामराज से क्या सभी प्राणी खुश हैं, ये आप पता करके आओ। तो सुमंत इसी महाराज के आदेश के साथ अपने शासन क्षेत्र या फिर जहां तक रामराज था उस क्षेत्र तक कोशिश करने गया कि पता करें कि इस रामराज से सभी मनुष्य प्राणी संतुष्ट हैं या खुश है। वो 1-2 दिन की सर्वे के बाद जैसे राम के दरबार में हाजिरी लगाई और कहा रामराज से, राम ने पूछा हाँ सुमंत क्या खबर लेके आए हो, बताओ रामराज से क्या अपनी पब्लिक, अपनी जनता खुश है। तो सुमंत ने कहा सर शासक महाराजा, रामराज से प्राणी ही नहीं सभी धरती के जीव जंतु तक खुश है, लेकिन उनकी एक शिकायत है कि शासक से कहो कि हम उदासी से जी रहे हैं, हमने काफी लंबे समय तक कोई त्योहार नहीं बनाया, एक ऐसा उत्सव बनाया जाए जिससे पूरे राम राज में ऊर्जा भर जाए। और उसी लिए भगवान राम ने आदेश दिया कि हम एक त्योहार बनाएंगे जिसे ऊर्जा का त्योहार बोलेंगे, और इस ऊर्जा के त्योहार के रूप में दीपावली की शुरुआत की गई। यानी भगवान राम राज से शुरुआत हुई इस ऊर्जा के त्योहार की, और ये ऊर्जा का त्योहार हम सभी बच्चों, हम सभी क्षेत्रवासियों, संपूर्ण पृथ्वी भारतवासियों के लिए एक ऊर्जा का त्योहार बनाया जाता है। इसको विभिन्न विभिन्न रंगों के रूप में बनाया जाने वाला त्योहार माना जाता है, जिसमें क्षेत्र के अंदर हर बच्चे, स्टूडेंट्स के अंदर ऊर्जा की भावना जागरूक होती है। तो ध्यान रखना है अपना दीपावली का त्योहार ऊर्जा का त्योहार है। इसी ऊर्जा के साथ, इसी नई ऊर्जा के साथ बोल सकते हैं, इसी नई ऊर्जा के साथ हम अपनी अब लगन के साथ, संपूर्ण वर्चस्व के साथ अपनी तैयारी शुरू की है। दीपावली की ऊर्जा एनर्जी अपने पास फ्रेश एनर्जी है, जिससे हम अपने मुकाम तक, अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं आसानी से। तो बच्चों हमने छठा जो भाग किया था वो दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार की बात करें तो हम जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, जो तीसरा भौतिक प्रदेश है, इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग
दक्कन के पठार को माना जाता है। इस टोटल 16 लाख वर्ग किलोमीटर में 2 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर दक्कन का पठार विस्तृत है। अधिकतम भाग इसका भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अर्थात अपना छठा जो भाग है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का, इसे दक्कन का पठार नाम दिया गया। इस दक्कन के पठार की बात करें तो भारत का 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पठार रहने वाला है वो दक्कन का पठार है। और उसके बाद का जो पठारी इलाका है वो तो बच्चों देखो रट लो, ये वाला कंसेप्ट तो बार बार पूछा जाता है, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगला जो 7वां भाग दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का है उसे कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। बार बार क्वेश्चन बढ़ता है, 7-8 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पठारी क्षेत्र से जो हर एग्जाम के अंदर रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो अपना जो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का 7वां भाग है इसे छोटा नागपुर का पठार कहा गया। मुख्यतः छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत के झारखंड राज्य में फैला हुआ है। तो ध्यान रखना है बच्चों, छोटा नागपुर का पठार भारत के कौन से राज्य के अंदर है, तो हम बोलेंगे भारत के झारखंड राज्य में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। सेकंड क्वेश्चन बढ़ता है पठारी क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक खनिज मिनरल्स जिसे खनिज प्राप्त किया जाता है। यानी अगर भारत के पठारी क्षेत्र की बात करें तो जिस पठार में सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं वो छोटा नागपुर का पठार है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि भारत में पठारी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा खनिज किस पठार से निकाले जाते हैं तो छोटा नागपुर का पठार। और इसीलिए इस पठारी क्षेत्र को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। देखो एक बात ध्यान रखनी है यहां से बच्चों, खनिजों का अजायब घर वैसे तो भारत में राजस्थान राज्य कहलाता है क्योंकि राजस्थान के अंदर भारत में सबसे ज्यादा खनिज 84 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन अगला पूछे किस पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है तो छोटा नागपुर का पठार जो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, इस पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। एक कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट बढ़ता है यहां से, इसे बोलते हैं भारत का रूर। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर पूछ ले किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है तो छोटा नागपुर के पठार को रूर कहने का कारण क्या है, तो जो रूर जगह पड़ती है वो जर्मनी देश के अंदर स्थित है। और विश्व में अगर पठारी क्षेत्र की बात करें, विश्व में पठारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिनरल्स सर्वाधिक खनिज जो प्राप्त किए जाते हैं वो रूर के पठार से प्राप्त किए जाते हैं जो जर्मनी देश के अंदर स्थित है। और अपने भारत में छोटा नागपुर के पठार से किए जाते हैं सबसे ज्यादा खनिज प्राप्त। और इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर अर्थात जर्मनी के रूर क्षेत्र से कंपैरिजन किया जाता है। अगर उसके बाद कोई कंसेप्ट बनता है तो इस छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना है छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी को पारसनाथ बोलते हैं जो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अर्थात छोटा नागपुर की सबसे ऊंची जो चोटी है इस चोटी को पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। पारसनाथ जो है ये सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। अगर बात करें कि इस पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है 1365 मीटर, तो 1365 मीटर के साथ पारसनाथ छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची श्रेणी में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बढ़ता है जो जीडी ने क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इस पारसनाथ को, ये जो पारसनाथ है ये कौन से धर्म का पवित्र स्थल माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पारसनाथ को किस धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है, तो पारसनाथ को जैन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। और जैन धर्म के अनुयायी इस पारसनाथ को सम्मेद पैलेस के नाम से या फिर सम्मेद के नाम से जानते हैं या सम्मेद चोटी कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो यूज करेगा पारसनाथ कि जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थान बताओ,
तो जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म का जो सबसे पवित्र स्थान है, जैन धर्म का अगर पवित्र स्थान पूछे तो जैन धर्म का सबसे पवित्र जो स्थान है वो पारसनाथ की पहाड़ी है। इसी पारसनाथ की पहाड़ी को समेद पैलेस या समेद शिखर के नाम से जानते हैं। और ये पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड राज्य में स्थित है, जो 1365 मीटर हाइट के साथ है। उसके बाद अगर और पहाड़ी की दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में बात करें तो यहाँ पहाड़ियां स्थित हैं, जिन पहाड़ियों को कार्डामम या फिर इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर पूछे कार्डामम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां भारत के केरल राज्य में स्थित पहाड़ियां है। कार्डामम जिसे इंग्लिश में इलायची बोलते हैं, यानी मसालों के लिए प्रसिद्ध ये पहाड़ियां कार्डामम के नाम से जानी जाती है। और इसीलिए केरल को भारत में मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है भारत के अंदर जिसे मसालों का बगीचा कहा गया, तो केरला राज्य को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। उसके बाद अगर अगली पहाड़ी की बात करें तो ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है इस पहाड़ी से रिलेटेड। तो हमने दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो भारत के जो सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है, इस पहाड़ी को नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो अगला जो अपना कंसेप्ट रहने वाला है 8वां, वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां, अगर नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें तो इस पहाड़ियों का विस्तार कर्नाटक और केरल राज्यों में स्थित है, अर्थात तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में फैली हुई पहाड़ी नीलगिरी की पहाड़ी कहलाती है। और दूसरी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो यह भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है, अर्थात इसके बाद भारत के अंदर पहाड़ियां स्थित नहीं है। भारत के सबसे अंत में सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी पूछे तो हम बोलेंगे भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में। ये एसएससी CHSL के अंदर भी पूछा गया और NTPC का भी हुआ, एग्जाम के अंदर भी पूछा गया। NTPC ने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा। NTPC ने पूछा कि ऐसी कौन सी भारत के अंदर पहाड़ी है जिस पहाड़ी का पश्चिमी तट, ये अपने जो भारत का इलाका है इसे पश्चिमी तट बोलते हैं, और ये भारत का जो हिस्सा है इसे पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। और इन पश्चिमी तट और पूर्वी तट का मिलन स्थल, जहां ये दोनों तट आपस में मिलते हैं, वहां कौन सी पहाड़ी है। तो बच्चों ये नोट करके ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए भारत के पश्चिमी तट, भारत के पश्चिम में स्थित तट यानी पश्चिमी तट व पूर्वी तट का मिलन स्थल, पूर्वी तट का मिलन स्थल किस पहाड़ी को माना जाता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी को पश्चिमी और पूर्वी तट का मिलन स्थल कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला राज्य में फैली हुई है। अगर आगे की बात करें तो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी की बात करें तो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी तट का मिलन स्थल है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन अपना बढ़ता है नीलगिरी की पहाड़ी से रिलेटेड, वो क्वेश्चन रहने वाला है कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, और ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई बताओ नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना है, नीलगिरी की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे अन्ना मुंडी के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे एक प्रॉमिस करवाया था कि जो भी दिल्ली पुलिस का गोरख बैच ज्वाइन कर रखा है उन बच्चों का कर्तव्य बनता है, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक कंसेप्ट दिया जाए, इतनी लेवल तक तैयारी करवाई जाए कि बच्चे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। और इसी आधार पर हमने आपसे एक वादा किया है, उस वादे पर हम खरा उतरेंगे। अगर बात करें कि 18 तारीख 19 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है, 18 दिसंबर तक आपको प्रॉपरली 100% सिलेबस के साथ एग्जाम में उतारेंगे।
लेकिन आपका भी कर्तव्य बढ़ता है कि अपने ब्रेन बिट यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। और इस गोरख बैच की हो सके तो ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया के अंदर अपने इस गोरख बैच को पहुंचाएं, जिससे भारत के अंदर जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो बच्चा अपनी प्रैक्टिस रेगुलर सिलेबस वाइज रख सके। देखो काफी कम प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे जो टॉपिक वाइज या सिलेबस वाइज जो मोस्टली क्वेश्चन निकाल के देते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर टोटली सिलेबस करवाते हैं। हमने कोशिश की है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी, इसका एक मेन कारण ये भी है वन लाइनर क्वेश्चन का कि इतने जल्दी में इतना सिलेबस कवर नहीं करवा सकते, तो कैसे ना कैसे करके दिन रात एक करके हमारी कोशिश रहेगी कि अपने को दिल्ली पुलिस का इस शॉर्ट टाइम, इस थोड़े समय में जो भी टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट बनता है वो टॉपिक के साथ कंप्लीट करवाते चले, और यहां से जो इतने भी मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं उस मोस्टली क्वेश्चन को उठाया जाए और वो मोस्टली क्वेश्चन बच्चों से तैयार करवाया जाए। देखो अपने नीलगिरी की पहाड़ियों की बात चल रही थी, सभी बच्चे शेयर करना नहीं भूले, ये मैं आपसे एक मांग करता हूं कि भाई जो भी बच्चा है उसका कर्तव्य बनता है कि गोरख बैच या फिर ब्रेन बीट यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। अब सुनो बात, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अन्ना मुंडी है। अगर अन्ना मुंडी की बात करें तो ये भारत के कौन से स्टेट में पड़ती है, तो भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगर दूसरी बात करें कि इस अन्ना मुंडी की हाइट कितनी है, तो बच्चों ध्यान रखना है अन्ना मुंडी की हाइट है 2696 मीटर। तीसरा क्वेश्चन बढ़ता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी रहने वाली है उसे अन्ना मुंडी के नाम से जानते हैं। मैं यहां से आपको 5 चोटियों के नाम लिखाता हूं, अगर चोटियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इतने से कंसेप्ट से टोटली क्वेश्चन बनेंगे। देखो एक तो पूछा जाता है ज्यादातर विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना है बच्चों विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एक पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एक पूछा जाता है स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी, स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी, और उसके बाद क्वेश्चन बढ़ता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। उसके बाद क्वेश्चन बढ़ता है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ले तो वो कौन सी चोटी है। ये 5 चोटियां याद रखना है। अगर पूछ ले विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी को माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, यानी माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो नेपाल देश के अंदर स्थित है, जिसकी हाइट 8850 मीटर है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसे केटू के नाम से जानते हैं, या फिर इसे गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी भारत के अंदर स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और अगर इस चोटी की ऊंचाई की बात करें तो हमने देखी थी 8611 मीटर। अगर तीसरी पूछे कि स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बच्चों ध्यान रखना है कंचनजंगा जो है दक्षिण स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट देखी थी हमने 8596 मीटर। ये हाइट से भी रिलेटेड प्रश्न ध्यान रखने, और ये चोटी कौन से देश या कौन से राज्य में स्थित है इतना कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हमने पढ़ा अभी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्ना मुंडी है, जो केरल स्टेट के अंदर है, जिसकी हाइट है 2696 मीटर। और उसके बाद अगर बात करें कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये तो हो गई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो भी इसी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सेकंड सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, और उस चोटियों को दोदा बेटा के नाम से जानते हैं, जो भारत के कौन से स्टेट में पड़ती है, तो तमिलनाडु राज्य के अंदर। अर्थात नीलगिरी की पहाड़ियों में दोनों सबसे ऊंची चोटियां हैं, दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो भी नीलगिरी की पहाड़ियों का हिस्सा है। अगर बात करें दोदा बेटा की हाइट कितनी है, तो बच्चों ध्यान रखना है 2637 मीटर। अर्थात अपने क्वेश्चन का
आंसर मिल चुका है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताओ। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है, जो भारत के तमिलनाडु में है और जिसकी हाइट कितनी है 2637 मीटर। इसी के साथ अपना दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से जितने भी मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में प्रैक्टिस की। बच्चों ध्यान रखना है ये 7-8 भाग टोटली, यानी दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी शुरुआत कहां से होती है, बेसिक कंसेप्ट, इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहां तक है, दक्षिण जल ही जीवन है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कौन से राज्य में, इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में कौन सा पठारी और कौन सा पर्वतीय क्षेत्र शामिल है, पर्वत किसे कहा जाता है, पठार किसे कहा जाता है। उसके बाद हमने दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत हमने जो की थी वो की थी विंध्याचल पर्वतमाला से, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। उसके बाद अमरकंटक की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखनी है बच्चों। उसके बाद तीसरा सतपुड़ा, उसके बाद बैतूल, उसके बाद मेघालय का पठार, उसके बाद में हमने देखा दक्कन का पठार, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार और कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां, और उसके बाद अंतिम जो पश्चिमी और पूर्वी तट को आपस में मिलाने का काम करती है वो आखिरी जो पहाड़ी है वो नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी भारत के दक्षिणी भाग की सबसे अंतिम पहाड़ी है। तो भौतिक प्रदेश के 3 कंसेप्ट, उत्तर का हिमालय पर्वतमाला, मध्य का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अपना कंप्लीट हो चुका है। हमने भारत के भौतिक प्रदेश को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया था जिसमें अपने 3 भाग पूरे हो चुके हैं। इन 3 भागों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं टोटली मोस्ट टू मोस्ट क्वेश्चन हमने ट्राई किए। उसके बाद अब हम आगे जो चौथा भाग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय जवान। सभी बच्चे अपनी तैयारी करते रहे। धन्यवाद।